ये बात साल 2023 की है। एक माता और पिता जो कि गरीब होते हैं वो थाने पहुंच जाते हैं और थाने पहुंच करके कहते हैं कि साहब हमारे बेटे के साथ जो मौलाना साहब हैं जो मस्जिद में अजान देते हैं, जो कभी तकरीर करते हैं, उन्होंने बहुत गंदा और घिनौना कृत्य किया है। जैसे ही एसएचओ ने बात सुनी, तहरीर ली और तहरीर लेने के बाद एफआईआर फिर वहाँ पर दर्ज कर ली। पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया वहाँ पर। साथ ही आईपीसी की धारा 377 के तहत मुकदमा भी वहाँ पर दर्ज हुआ। अब सूचना भेजी जाती है मौलाना साहब के पास कि मौलाना साहब आपको एसएचओ ने बुलाया है, आपसे बातचीत करनी है और आपसे बातचीत करनी है, पूछताछ करनी है। अब जिसे मौलाना साहब के पास ये बात पहुंचती है तो वो डरता डराता आखिरकार एसएचओ के पास पहुंच जाता है। अभी एसएचओ थाने नहीं आए थे और मौलाना साहब को फिर कहा जाता है कि आप बैठकर यहाँ पर इंतजार करिए। जैसे ही मौलाना यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और इसी बीच में एसएचओ के आने के पहले ही मौलाना साहब वहाँ से फरार हो जाते हैं। मौका मिलता है जब वो फरार हो जाते हैं तो एसएचओ वापस आते हैं और आने के बाद पूछते हैं कि मौलाना साहब कहाँ हैं, उनसे बातचीत करनी है, बुला करके लेके आओ। अब उनको ढूंढना शुरू हो जाता है, लेकिन मौलाना साहब तो गायब हो चुके थे, रफू चक्कर हो चुके थे। अब फिर से पुलिस भेजी जाती है जहाँ मौलाना रहता था, लेकिन पता चलता है कि मौलाना वहाँ से गायब हो चुका है, लौट कर अभी नहीं आया है। फोन पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी तो नंबर बंद आ रहा था। अब पुलिस यहाँ पर परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो गया तो कहाँ गया। आसपास के फिर लोगों से बातचीत करते हैं, जितने भी लोग थे जो उसके संपर्क में थे, जो रिश्तेदार थे, जो जान पहचान के थे, सभी से बातचीत की जाती है, लेकिन मौलाना का कहीं आता पता नहीं चलता है। साल 23 पूरा गुजर जाता है, साल 2024 गुजर जाता है और साल 2025 आ जाता है और 8 अप्रैल 2025 की बात है। पुलिस को ये सूचना मिलती है कि जिस मौलाना को आप तलाश कर रहे थे, दरअसल उसने अपना नाम बदल दिया है और पहचान भी बदल दी है और एक तरफ से कह सकते हैं कि हुलिया पूरी बदल चुका है। वो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। अब क्राइम ब्रांच की जो पुलिस होती है वो मुंबई से सीधा उत्तराखंड पहुंच जाती है और मौलाना साहब को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। पुलिस जो समझ रही थी मौलाना उससे भी ज़्यादा खतरनाक और उससे भी ज़्यादा शातिर निकलता है। आज मौलाना की चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत सी जोरों शोरों से हो रही है। आखिरकार क्या चर्चा है, क्या कहानी है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई से लगभग 34 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है भिवंडी। भिवंडी थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है जिसका नाम है नई बस्ती और नई बस्ती का एक इलाका लगता है नेहरू नगर। दरअसल 7 बहनों का एक लौता भाई होता है और नाम उसका सोयम रशीद होता है और सोयम रशीद से उम्र उसकी लगभग 16 साल के आसपास होती है। वो घर नहीं आता एक दिन, घर वाले परेशान हो जाते हैं, बहनें भी परेशान हो जाती हैं, माँ और बाप ये भी दोनों परेशान हो जाते हैं। आखिरकार घर वाले जब आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, सबसे पूछते हैं, ये तारीख है 20 नवंबर 2020 की। उसे सब जगह ढूंढा जाता है, जो उसके दोस्त होते हैं उनसे भी पूछा जाता है, लेकिन कोई कुछ बताने की स्थिति में नहीं होता है। घर वाले जब परेशान हो जाते हैं तो वह सीधा भिवंडी थाने में पहुंच जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि साहब उनका जो बेटा है 16 साल जिसकी उम्र है और उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, वो बहुत ही सीधा सद्धर्म है और 7 बहनों का एक लौता भाई है, वो अचानक से गायब हो गया है। उसे ढूंढने में हमारे आप लोग मदद कर दीजिए। पुलिस वाले फिर वहां पर कहते हैं कि आप लोग परेशान मत हो, उसका हुलिया, उसका जो फोटो है, उसकी जो जानकारी हो तुम लोग यहाँ पर दे दो। पुलिस ने गुमशुदगी में वो मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन जब पुलिस कोशिश कर रही थी तो पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस इस मामले को थोड़ा ढीला कर देती है, मतलब कि थोड़ा सा रवैया समझ सकते हो, गुमशुदगी के मामले में जो होता है अक्सर वैसे ही ये सब ठंडा पड़ जाता है। लेकिन माँ और जो बहनें थी वो परेशान थी। वो रोज ही थाने पहुंच जाया करती थी और थाने जाने के बाद एसएचओ के सामने बैठ जाती थी और कहती थी कि साहब हमारे भैया को ढूंढ दीजिए, हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए।
लेकिन शोएब रशीद शेख का कहीं भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे करके वक्त आगे गुजरने लगता है। अब उनकी जो भी कोशिशें हो सकती थी परिवार की, वो पूरी कोशिशें करते हैं। चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे वो किसी मज़ार की इजाज़त करना हो, हर तरीके से वो लोग कोशिश करते हैं। जाकर उन्होंने हाजी अली के दरगाह पर भी गए और वहाँ पर मिन्नतें करी, और मिन्नतें करने के बाद अपने बेटे की सलामती की दुआएं कर रहे थे कि हमारा बेटा लौट करके वापस आ जाए। इसके बाद एक मौलाना साहब के पास वो लोग जाते हैं, और मौलाना जो होते हैं वो इनके घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक मस्जिद होती है। उसी मस्जिद के बराबर में वो मौलाना की अपनी एक दुकान भी होती है। वहाँ वो लोग ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि मौलाना साहब आप ही कुछ मदद कर दीजिए, आप ही कुछ अलग से दुआ कर दीजिए। जैसे ही माँ बाप ने और बहनों ने ये कोशिश की तो मौलाना साहब ने कहा कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो, आप एक बकरे का इंतज़ाम करो, और बकरे का इंतज़ाम करने के बाद यानी कि एक गरीबों की फिर दावत कर दीजिए, गरीबों की दुआएं आपको लग जाएगी, तो हो सकता है कि आपका बेटा वापस लौट करके आ जाए। जैसे ही बात होती है फिर कहते हैं कि अगर किसी को तलाश करना हो तो कुछ भी करने की स्थिति में पहुंच जाता है। वैसे भी वो इकलौता बेटा था, तो माँ बाप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। सब बकरे का इंतजाम किया जाता है, उसको बनवाया जाता है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी दावत भी की जाती है, लेकिन बेटा नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्त आगे बीतता है, और जब वक्त आगे बीतता है तो आखिरकार मौलाना साहब से फिर से लोग पूछते हैं। तो मौलाना साहब कहते हैं कि आपको एक और काम करना चाहिए, अजमेर शरीफ जाना चाहिए। जो राजस्थान में अजमेर है, वहाँ पर एक ख्वाजा मुइनुद्दीन एक दरगाह है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इजाज़त करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अल्लाह ताला वहाँ पर ज़रूर सुन लेगा। ये मौलाना गुलाब अब्बानी शेख जो होते हैं, इन्होंने जब उस तकरीब बताई तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं और लगभग 1 महीने तक अजमेर शरीफ के दरगाह तक पहुँचते हैं, ये उम्मीद के साथ कि उनका बेटा लौट करके वापस आ जाएगा। लेकिन वो वापस लौट करके नहीं आता। घर वाले वापस लौट करके आ जाते हैं 1 महीने बाद। माँ बाप भाई बहनें जो भी ये लोग कोशिशें कर सकते थे वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से साल 2020 वो नवंबर का महीना था, तारीख 20 थी, वहाँ पर मुकदमा दर्ज होता है। फिर साल 21 आता है, साल 2022 आता है, साल 2023 भी आता है, लेकिन उस बच्चे का, उस बालक का कहीं भी कोई अता पता, कोई खबर नहीं थी, कोई उसकी सूचना ही नहीं थी। घर वाले भी हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन एक उम्मीद थी उनको कि उनका बेटा लौट करके ज़रूर वापस आएगा। आखिरकार साल 2023 की ही बात है। नई बस्ती का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है, वो अपने पत्नी के साथ थाने पहुंच जाता है और थाने जाने के बाद कहता है कि साहब मौलाना गुलाब अब्बानी शेख होते हैं, उन्होंने इनके बेटे के साथ एक गंदा और घिनौना कृत्य किया है। उस आदमी को आप गिरफ्तार कर लीजिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। पुलिस के पास जब सूचना पहुंचती है, पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब उस मौलाना गुलाम को गिरफ्तार करने के लिए जब दबिशें दी जाती है तो वो थाने ज़रूर आता है, लेकिन थाने में पुलिस को चकमा दे करके चुपचाप निकल जाता है वहाँ से। फिर वो कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, बात अभी क्राइम ब्रांच तक पहुँच जाती है। फिर किसी ने एक उनको फ़ोन कर दिया और फ़ोन करने के बाद कहा कि साहब साल 2023 में जो एक मामला दर्ज हुआ था आपके थाने में, इससे भी बड़ा एक और मामला है जो साल 2020 में दर्ज हुआ था। हो ना हो उस लड़के की गुमशुदगी में इस मौलाना का ही हाथ है। जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, क्राइम ब्रांच इस मामले में और सतर्क हो जाता है। आखिरकार पुलिस के बाद मुखबिर की एक सूचना पहुंचती है और मुखबिर बताता है कि ये हिमाचल प्रदेश के एक मस्जिद के अंदर इमारत कर रहा है, लोगों को नमाज पढ़ाता है, आपको वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए। क्राइम ब्रांच की जो पुलिस होती है वो मुंबई से सीधा हिमाचल प्रदेश पहुंच जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के उस मस्जिद में जब वो लोग पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ मौलाना साहब थे तो जरूर यहाँ पर, लेकिन अब नहीं है, यहाँ से अब वो जा चुके हैं, चले गए हैं। हो सकता है कि जिस मुखबिर ने सूचना दी हो तो किसी और मुखबिर ने उन मौलाना को खबर दे दिया हो,
कि आप यहाँ से निकल जाए तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। साल 2023 की बात थी। अब पुलिस वाले उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर साल 2024 आता है, फिर 25 आता है और आखिरकार फिर से एक बार सूचना मिलती है पुलिस को, क्राइम ब्रांच को। और ये जब सूचना मिलती है तो पता चलता है कि उत्तराखंड के किसी इलाके में एक मस्जिद है और उस मस्जिद में वो इमामत कर रहा है। वहीं पर वो जो मौलाना है वो छुपा हुआ है। आखिरकार पुलिस ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया और जितने जल्दी हो सकता था 8 अप्रैल 2025 को आखिरकार उस मौलाना को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्त में लेने के बाद जब उससे पूछताछ के लिए थाने लेकर के आते हैं, फिर जो वो कहानी बताता है मौलाना, वो वाकई में सुन करके हैरानी होती है, परेशानी होती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये मौलाना इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। दरअसल इसे लड़के का शौक था। ये लड़कों के साथ गंदा काम किया करता था। एक मौलाना, एक दिन की बात है, जब इसे मौका मिला तो एक लड़के के साथ ये घिनौना कृत्य करता है, उसके साथ गंदा काम करता है। और इसी बीच में जो 16 साल का वो लड़का होता है, जो साल 2020 की बात है, नवंबर का महीना होता है, अचानक ही शोएब रशीद शेख जो होता है वो पहुंच जाता है और उसने चुपके से उस मौलाना को ये सब करता हुआ उस लड़की के साथ देख लिया था। और जैसे ही देखा तो उस मौलाना की भी नज़र इस लड़के पर पहुंच जाती है, शोएब पर। अब मौलाना वहाँ पर डर जाता है कि यार मेरे मोहल्ले में तो बहुत अच्छी खासी बात है, मस्जिद में जाता है, तकरीर करता है, अजान करता है, लोग इसकी बड़ी इज्जत करते हैं, खुद की दुकान है, लोग दुकान में भी इसके आते हैं। अब यह बात अगर किसी को पता चल जाएगी तो बड़ी ही बदनामी होगी। इसीलिए उसने, लड़के ने तो कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल शांत रहा। लेकिन लड़के को वो किसी तकरीब से अपने पास बुला लेता है और उससे कहता है कि बेटा शोएब, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर शोएब उसके पास आ जाता है और जब शोएब आता है तो शोएब का वो आव देखता है न ताव देखता है। मौलाना ने उसका गला कुछ इस कदर, इतनी ताकत से पकड़ा कि उस गले को वो दबा देता है और तब तक दबाता रहता है जब तक कि शोएब के प्राण नहीं निकल जाते हैं। शोएब वहाँ पर मर तो जाता है, लेकिन जब मर जाता है तो उसके लाश को ठिकाने कैसे लगाए, इसलिए उसने उसके शरीर के छोटे टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करने के बाद फिर वो सोचने लगता है कि अब इसके लाश के टुकड़े को इधर उधर फेंकता रहेगा। वो पहले टुकड़े को फेंक करके आता है बाहर। उसे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पकड़ा जाए, इसलिए उसने सोचा कि टुकड़े फेंकेगा तो कभी न कभी राज की बात खुली जाएगी। इसलिए कुछ और नई तकरीब निकालते हैं। जहाँ उसकी अपनी दुकान थी किराना स्टोर की, उसके बगल में एक और दुकान थी जो कि हमेशा बंद रहती थी, उसमें बाहर से ताला बंद था। उसने उस दुकान में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद उस लड़के के लाश के टुकड़ों को उस गड्ढे के अंदर दफन कर देता है, दबा देता है। अब उसके बाद वो आराम से रहता है। परिवार के लोगों ने इसी मौलाना से संपर्क किया था कि हमारा बेटा गायब है, आप हमारी मदद करिए। इसी ने कहा था कि आप बकरे का इंतजाम करिए, गरीबों की दावत कर दीजिए। उसी ने कहा था कि आप हाजी अली के दरगाह पर चले जाइए। उसने ही ये कहा था कि आप अजमेर जाइए और अजमेर जाने के बाद आप हिजारत करिए, कम से कम आपको 1 महीने का समय वहाँ पर देना पड़ेगा। इस तरीके की नई नई तकरीब वो बता रहा था मौलाना, और वही कातिल होता है उस लड़के का। और घर वाले जब इस बात को उनकी जानकारी होती है पुलिस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि उनका बेटा तो उसी रात, जिस रात वो गायब हुआ था, उसी रात मर चुका था, उसका कत्ल हो चुका था, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। कुछ टुकड़ों को सड़क के किनारे फेंक दिए गए थे, बाकी टुकड़ों को उसने अपने ही दुकान के अंदर दफन कर दिया था, दबा दिया था। अब पुलिस की टीम ने इसमें, जब मौलाना ने जब जानकारी यहाँ पुलिस को दी तो पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और सारी जो टीम होती है डॉक्टरों की टीम, वो सारी टीम मिल करके वहाँ पर उस जगह पर पहुँचते हैं। उस दुकान का जब पता बताया गया था, जो कि नेहरू इलाके में होता है, जो दुकान मौलाना साहब के बगल में। अब इसी दुकान में फिर गड्ढा खोदा जाता है। लगभग 4.5 साल पहले जो दफन किया गया था टुकड़ों के रूप में, उसके कुछ अवशेष वहाँ पर मिलते हैं। और जब अवशेष मिलते हैं तो उनकी फॉरेंसिक टीम ने उनको कब्जे में लिया। और कब्जे में लेने के बाद आखिरकार वो जो, ये कलीना एक जगह लगती है, कलीना में एक फॉरेंसिक लैब है,
उस लैब में उन टुकड़ों को, उस लड़की की जो लाश से जो टुकड़े किए गए थे वो उस लैब में भेजा जाता है इस पड़ताल करने के लिए कि जो भी ये कंकाल मिला है कि ये वाकई में शोएब रशीद की है या फिर किसी और की है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर, अखबार में, टेलीविज़न पर, जहाँ जहाँ ये न्यूज़ की चैनलें हैं, वहाँ जब लोगों को इस मौलाना के बारे में, इसके करतूत के बारे में पता चलता है, तो उस इलाके में जो नवी बस्ती होती है वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद मीडिया वाले से एक ही बात करते हैं कि या तो इसे हमें दे दो, हम ही इसका इंसाफ कर देंगे। यानी कि महिलाएं इतना गुस्से में थी, उसकी माँ इतने गुस्से में थी कि उसको वो वही मारने की वो बात कर रही थी, या फिर वो कह रहे थे कि कानून अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो जल्दी से जल्दी कानून से कहो कि उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाए ताकि उसके बेटे को इंसाफ मिल सके। अब इंसाफ मिलने में आपको तो खैर पता ही है कि कितना वक्त लगता है, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल भी बीत सकते हैं, लेकिन इंसाफ पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन एक माँ की जो उम्मीद होती है वो उम्मीद अब पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि उसका बेटा जिस दिन गायब हुआ था वो उसी दिन मर चुका था। उसके लाशों के टुकड़े हो चुके थे, कुछ टुकड़े कुत्तों ने या फिर कुछ जानवरों ने खाए होंगे, तो कुछ टुकड़े जमीन के अंदर दफन हो गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि इस तरीके से मतलब कि जो आजकल ये हत्याएं वाली घटनाएं जो यहाँ पर हो रही हैं, इसकी संख्या न जाने कितनी बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, क्योंकि इस चैनल पर हम अक्सर ऐसी ही कहानियाँ सुनाया करते हैं, ऐसे ही घटनाओं के बारे में बताते हैं जो रियल में हमारे समाज में सामने से हो रही हैं। यही हम बताते हैं, हमारी काल्पनिक घटनाएं नहीं होती हैं, जो सच में रियल घटनाएं हैं, जो वायरल घटनाएं हैं, जो हर किसी को पता है और आपको भी पता होना ज़रूरी है, तो वही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।